करने वाले हैं एक हमेशा से चर्चा किए हुए टॉपिक पे, यानी कि अभी आप बोलोगे क्या है, हम हमेशा से फर्टिलिटी के बारे में सुनते आए हैं, के बारे में सोचते आए हैं, लेकिन आज हम कुछ नया बारे में बात करेंगे। तो क्या कि बहुत से कपल्स रहते हैं, इन्हें इशू नहीं होता है, और अगर उनके टेस्ट किए गए तो सभी के सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं। वैसे कोई रहे फिर भी हम देखने को जाए तो उनको प्रेगनेंसी रहने में या रिजल्ट्स आने में दिक्कत आती है, या फिर ऐसे भी होता है कि उनको फर्स्ट बेबी तो आराम से हो जाता है, लेकिन सेकंड बेबी के टाइम पे दिक्कत आती है। और ये जो चीज़ है, ये अभी हमें पिछले 20-25 साल से ही ज़्यादा दिखने को मिलती है। इसके पहले तो प्रेगनेंसी रहने का इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं था। ये अभी लास्ट 20-25 ईयर्स में ही ऐसे हुआ है कि प्रेगनेंसी के बारे में या फिर फर्टिलिटी के बारे में इश्यूज़ हो रहे हैं। अब ये सिर्फ फर्टिलिटी के बारे में ही इश्यूज़ नहीं हैं, और भी कई चीज़ों में इश्यूज़ आ रहे हैं, कि जैसे कि छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं जो स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, उन्हें पीरियड्स आने में दिक्कत हो रही है। उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम उनमें नज़र आती है, उनमें ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम आती है, और इतने कम उम्र में उनको थायराइड की प्रॉब्लम नज़र आती है। तो ये सब इतनी कम में इन लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? और हम ये भी अगर देखने जाएँ कि अगर हम फर्टिलिटी का अगर टॉपिक को छोड़ के थोड़ा-सा इधर-उधर भी देखें, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रही है। लेकिन इतना ये पिछले 20-25 साल के पहले इतना नहीं था, जितना अभी यहाँ पे अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो ये ऐसा क्या हो गया है ये पिछले 20-25 सालों में कि इतना मुश्किल आ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, और पीरियड्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो चुका है? एक्चुअली ये पिछले 20-25 साल में तो बहुत ही ज़्यादा हमारी ह्यूमैनिटी में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, इंटरनेट आया है, बहुत सारी सुविधाएँ आई हैं, और पूरे की पूरी दुनिया जैसे कि एक ग्लोबल विलेज हो चुकी है, और पेशेंस वगैरह जो चीज़ें हैं, इंटरनेट जो है, इसकी वजह से बहुत ईज़ी हो गई है, लाइफ बहुत ईज़ी हो गई है। तो इतना अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर हमारी हेल्थ के बारे में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? तो इस विषय को लेके दुनिया भर के तमाम डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये टॉपिक लेके बैठे हैं कि भई ऐसा हो क्या गया है? तो इतने सालों से इतने वो सब टेस्ट कर रहे हैं, ये सभी जो भी चीज़ें हैं फर्टिलिटी से लेके रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनके जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उनकी जो दिक्कतें हैं, उसको लेके उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं, उनकी जाँच करवाई है, हेल्थ चेकअप लिए हैं, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च हुई है, और आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन मिलियंस ऑफ पब्लिकेशंस अभी इंटरनेट पे हमारे साथ में हैं। तो ऑन दैट बैकग्राउंड ये सब अगर इतने सारे स्टडीज़ हुए हैं, तो फिर इसमें से कुछ तो रिज़ल्ट आना चाहिए। तो इस हिसाब से रिज़ल्ट आए भी हैं। पिछले 5-6 साल में रिज़ल्ट इस हिसाब से आए हैं कि जिन लोगों को फर्टिलिटी की इश्यू है, उन लोगों के बारे में ऐसे दिखाए गए हैं कि शरीर में कुछ ना कुछ चीज़ों की कमतरता है, यानी खामियाँ हैं। अब ये कौन-सी चीज़ की खामियाँ हैं? तो उन्होंने ऐसे बताया है हमें कि जैसे कई विटामिन्स की खामियाँ हैं, जैसे कि विटामिन ए हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हुआ, आइनोसिटोल करके एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक आगे का एक सब्सटेंस होता है, उसकी खामी है, और उसके साथ में विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई का, ये सब विटामिन्स की खामियाँ हैं। बस ये छोड़ के और भी कुछ चीज़ें हैं, उनकी भी खामियाँ हैं। अब कौन-सी है? तो जैसे कि अल्फा लिनोलिक एसिड, फिर उसके बाद में बायोफ्लेवोनॉइड्स हैं, फिर उसके साथ में कार्निटिन है, इन लोगों की भी खामियाँ हैं। अच्छा, यहाँ पे ये लिस्ट खत्म नहीं हो रही है, इसके साथ में खामियाँ हैं किस चीज़ की? तो कैल्शियम की है, क्रोमियम की है, मैग्नीशियम की है, ज़िंक की है, सेलेनियम की है। अब ये होने के बाद में यहाँ पे लिस्ट खत्म हुई है? नहीं। इसके साथ में और मेलाटोनिन है, एन एसिटिल एल सिस्टीन करके एक चीज़ होती है, उसकी है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसकी है।
ये छोड़ के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी खामी है, जिसके बारे में मैं थोड़े से आगे होके बताती हूँ। तो ये सारी खामियाँ जो हैं, ये इन लोगों को अलग-अलग इतने हज़ारों स्टडीज़ करने के बाद में इनको ये समझ में आई है। अब ये जब खामियाँ हैं, तो इससे क्या हो गया है? तो इसकी वजह से ऐसे हुआ है कि हमारी सिस्टम पे बहुत ही गहरा असर पड़ा है और इसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठे आके सबसे पहले तो ओबेसिटी बढ़ गया है, लिपिड प्रोफाइल चेंज हो गया है, उसके साथ में इंसुलिन जो है, उसका जो सेंसिटिविटी है, वो बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो काम ही नहीं कर रहा है और इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे बन के डायबिटीज़ बन जाता है। अब ये होने के बाद में एंड्रोजन करके जो एक हार्मोन रहता है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है और हाइपर एंड्रोजनिज्म की तरफ लाइक फीमेल्स जो हैं वो हाइपर एंड्रोजनिज्म में जा रही हैं। अब इतना सब होने के बाद में इसका नतीजा ये निकलता है कि इसका असर जो है वो सीधा-सीधा ओवरी पे पड़ता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे पड़ता है और ये जो ओवरी है उसके अंदर जो ओवा है या फिर एग्स हैं, इनके अंदर जो ग्रोथ होना चाहिए, जो मैच्योरिटी होना चाहिए वो नहीं हो रहा है बराबर से। इमैच्योर एग्स आ रहे हैं, पुअर क्वालिटी के एग्स आ रहे हैं, फिर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ओव्यूलेशन में दिक्कत आ रही है और अगर ओव्यूलेशन हो भी जाता है, तो वो जो एग है, वो पुअर क्वालिटी के होने की वजह से फर्टिलाइज़ नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये फर्टिलिटी और उसको फर्टिलिटी का इंडेक्स कम करने के लिए बहुत ही गंभीर समस्या पैदा कर गए हैं। अब ये इतनी सारी कमियाँ हैं, ये सारी कमियाँ ऐसा नहीं है कि एक इंसान 1-2 कमियाँ हैं, दूसरे इंसान में तीसरी चौथी कमी है, ऐसा नहीं है। ये सभी कमियाँ ये सभी इंसानों में हो गई है, ऐसा ये साइंटिस्ट लोगों का कहना है और वो कह रहे हैं कि इनकी वजह से ना ही सिर्फ़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे फ़र्क पड़ा है, फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ा है, लेकिन इसके साथ में ही ओबेसिटी बढ़ गया है, बाकी के जितने भी हार्मोन्स हैं, उनके अंदर इम्बैलेंस हो गया है, जैसे कि थायराइड का हार्मोन हो गया, स्ट्रेस हार्मोन हो गया, ये सब चीज़ों में इम्बैलेंस हो गया है, इंसुलिन में इम्बैलेंस हो गया है, तो इसकी वजह से लोग डायबिटिक हो रहे हैं, इसकी वजह से लोग हाइपरटेंसिव हो रहे हैं और इसकी वजह से कैंसर भी आगे हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि इतने सारी कमियां एक इंसान के अंदर ये पिछले 20-25 साल में क्यों आ रही है, जबकि हमारा रहन सहन अच्छा हो गया है, अभी हमारा इतना सारा प्रोग्रेस हो गया है, इंटरनेट कनेक्शन आ गया है, तो उसकी वजह से बहुत सारा आप बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस होते हैं, सभी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ये पिछले 2 डिकेड से तो बढ़ ही रहा है। तो ऐसा क्या हो चुका है कि जिसकी वजह से ये सब कमियां अपने इंसान के शरीर के अंदर दिखाई दे रही है। तो फिर सभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट फिर स्टडीज़ में घुस गए देखने के लिए कि ऐसे क्यों हुआ है। तो उन्होंने ये एक नतीजा निकाला है कि उनके हिसाब से गट फ्लोरा जो है वो खराब हो चुका है। अब आप पूछेंगे ये गट फ्लोरा होता क्या है? तो हम आपको बता दें कि इंसान का जो शरीर है, उसके अंदर वो पर्टिकुलर इंसान ही सिर्फ नहीं रहता है। उसके साथ में हज़ारों, लाखों, करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, जो जीवाणु हम कहते हैं। उसके साथ में फंगस रहते हैं, वायरस रहते हैं और ये जितने भी सब बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस हैं, ये सब हमारे साथी है, हमारे दोस्त हैं। वो हमारे सर रहते हैं, वो हमारे जितने भी म्यूकोज़ा मेम्ब्रेन है वहाँ पे रहते हैं, वैसे ही वो हमारे अतड़ियों में भी रहते हैं। अब ये जो अतड़ियों के जो फ्लोरा है, फ्लोरा का मतलब ये हुआ कि छोटे-छोटे क्या बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें अपने नॉर्मल आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, ये जो गट फ्लोरा है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से मिलके बना हुआ है। और आपको एक बात ये बता दें कि हमारे शरीर में जितने भी घटक हैं जो काम कर रहे हैं, उसमें से 80% घटक तो हमारे शरीर को तो मिल जाता है, बना लेता है, लेकिन 20% जो घटक है वो हमारा शरीर बनाने के लिए समर्थ नहीं है। 20% ऑफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, अपने सिस्टम में नहीं बना सकते। तो इनको ये जो फ्लोरा है, ये जो अतड़ियों के अंदर जो गट फ्लोरा है, ये गट फ्लोरा हम जब खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करती है और डाइजेशन के टाइम पे ये बचे हुए 20% जो
सब्सटेंस हैं इनको बनाती है और तब जाके हमें ये सब सब्सटेंसेस हमको मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सब गट फ्लोरा है ये हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमें खाना हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए मदद करते हैं। जो हम नहीं बना सकते हैं वो वाले सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारी मदद करते हैं। और ये जो सब्सटेंसेस है ये हमारे शरीर के जो भी बाकी मेटाबॉलिज्म है या बाकी कोई सब जो चीज़ें चल रही हैं उनके चलन वलन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो गट फ्लोरा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें हमारे सिस्टम को सही साथ रखने के लिए। अब ये सब साइंटिस्ट जो हैं इन लोगों का कह रहे हैं कि हमारा जो गट फ्लोरा है वो बिगड़ गया है का मतलब क्या हो गया है कि हमारे एलिमेंट्री कैनल्स में जिस हिसाब से गट फ्लोरा होना चाहिए उस हिसाब से वो नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो कि हमारा शरीर जो है वो ये सब चीज़ें बनाने में या फिर एब्जॉर्ब करने में ये इसे दिक्कत आ रही है। अब आप पूछोगे कि ये गट फ्लोरा आता कहाँ से है और ये अभी खराब हुआ है तो ये क्यों खराब हुआ है? तो ये जो है गट फ्लोरा ये जब हम पेट में रहते हैं यानी बच्चा जब पेट में रहता है तभी से वो बनना शुरू हो जाता है और वो हमारे उम्र के 2 से 4 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाता है और आफ्टर 4 इयर्स फिर वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहता है। लेकिन अगर हम कुछ तरह की मेडिसिन लें या फिर अगर हम कुछ इस हिसाब से करें कि जिसकी वजह से हमें हेवी एंटीबायोटिक खाने लगता है या फिर अगर हम हेवी तरह के कोई केमिकल्स खा रहे हैं या फिर कोई अलग चीज़ें खा रहे हैं कि जिसके अंदर से ये हमें फ्लोरा का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है तो ये गट फ्लोरा बिगड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर ये मैक्सिमम मेडिसिन लेना, एंटीबायोटिक्स लेना, ये हमारे फ्लोरा को हानि पहुंचाता है। जैसे कि अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स का मतलब ही ये होता है कि ये बैक्टीरिया को मारता है। हम एंटीबायोटिक इसके लिए लेते हैं जो हमारे दुश्मन बैक्टीरिया है उनको मारते हैं। लेकिन जब हम हमारे दुश्मन बैक्टीरिया को मारते हैं उसी के साथ हमारे गट में रहने वाले हमारे जो दोस्त बैक्टीरिया है वो भी मर जाते हैं। अगर हम कोई एंटी फंगल लेते हैं तो उसकी वजह से फंगस मर जाता है जो हमारा दुश्मन फंगस है। कोई अगर हमें फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उस फंगल इन्फेक्शन को वो क्लियर कर देगा। लेकिन उसी के साथ में हमारे शरीर में रहने वाले जो हमारे दोस्त फंगस हैं वो भी मर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटी फंगल लेते हैं, एंटीवायरल लेते हैं, तो जब हम हमारे दुश्मन बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को मारते हैं उसी के साथ हम हमारे दोस्त फंगस, वायरस और बैक्टीरिया को भी मारते हैं। इस हिसाब से हम हमारा गट फ्लोरा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से गट फ्लोरा हमारा फिर से अच्छा हो जाए तो फिर ये हमारी बहुत सारी खामियां जो हैं ये आराम से कम हो जाएगी। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? तो इसकी वजह से हम यहाँ पे जो प्रबंध है, ये जो पब्लिकेशंस हैं, इन्होंने बताया है कि जैसे ही तुम्हें ये सब जो चीज़ें हैं जिनकी कमियां हैं, जैसे कि ये बहुत सारे विटामिन्स हैं, ये बहुत सारे बाकी के मिनरल्स हैं और बाकी के सब ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इनको जिस हिसाब से हमें कंजम्पशन करना चाहिए या फिर लेना चाहिए उसी हिसाब से हमें प्रोबायोटिक भी लेना चाहिए। प्रोबायोटिक क्या हुआ? ये पूरा एंटीबायोटिक के यानी ऑपोजिट हो गया। प्रोबायोटिक जो होता है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया एक स्पोर के रूप में रहते हैं और वो हम जो कंज्यूम करते हैं वो जाके अपने अतड़ियों में फैल जाते हैं, वहाँ पे जाके अपने कॉलोनीज बनाते हैं और अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। इस तरह से गट फ्लोरा जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन ये प्रोबायोटिक जो है वो ठीक है, अभी अगर हम कुछ बीमार हुए हैं और हमने कुछ दिनों का एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया है तो एंटीबायोटिक का कोर्स हमारा ख़त्म होने के बाद में हमें प्रोबायोटिक लेना ज़रूरी है। तो ये एक पहली बात हुई और दूसरी बात ये हुई है कि ये वाले जो सब फ्लोरा हैं ये हमें नेचुरली मिल सकते हैं अगर हम फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलड्स, फ्रूट्स ये अगर हम फ्रेश खाएं तो फिर उसमें से हमको ये मिल सकते हैं। तो ये ऐसे कैसे संभव है? तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी बैक्टीरिया ये जब सब रहते हैं ये एक्चुअली ज़मीन के अंदर भी रहते हैं
और जैसे ही ज़मीन में हम कुछ बोते हैं और उस हिसाब से पौधे आते हैं और उसके साथ में जो भी कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर सैलड्स जो हम उगाते हैं, तो जब हम उनको कंज़्यूम करते हैं तो उनके साथ में हम ये फ्लोरा भी हम कंज़्यूम करते हैं और उसके हिसाब से हमारा जो गट फ्लोरा है वो आसानी से बन सकता है। लेकिन कहने की बात ये है कि जो भी हम अभी खा रहे हैं खाना, जो भी वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, जिसके अंदर अभी ये सब वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट सैलड्स हैं, इनके अंदर ये जो सब ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये जो विटामिन्स हैं और ये जो सब मिनरल्स हैं, इनका जो प्रमाण है वो भी बहुत कम हो चुका है। और इसका कारण ये है कि जिस ज़मीन में ये बनते हैं, वो ज़मीन के अंदर ही उतना फ्लोरा नहीं बचा है या फिर उतना वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है। उसकी वजह से ये भी जो भी कोई प्लांट्स आ रहे हैं, इसके अंदर उतना सत्व नहीं है। हम सीधी लैंग्वेज में बात करेंगे तो सत्व नहीं है, यानी कि इसके अंदर विटामिन्स जितने मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है, मिनरल्स जितने मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। तो इसका कारण ये है कि ज़मीन जो है उसके अंदर का जो सत्व कम होने की वजह से ये सब वेजिटेबल्स है, प्लांट्स है, इनका भी सत्व कम हो चुका है और वही हम खा रहे हैं। इसकी वजह से हम में भी ये सत्व की कमतरता आ चुकी है, जिसका परिणाम हमको ये हार्मोनल इम्बैलेंस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये बाकी सभी सिस्टम के ऊपर आसानी से नज़र आ रहा है। अभी ये कोई 1 या 2 दिन में हुई बात नहीं है। अभी ये पिछले बहुत सारे डिकेड से ये धीरे-धीरे चल के आ रहा है। तब जाके पिछले 2 या 3 डेट से हमें हमारी हेल्थ पे ये सब असर नज़र आ रहा है। तो आज का जो टॉपिक है कि फर्टिलिटी को आप समझें और ये जो हम नहीं देख चुके हैं, ये वाली चीज़ को हम समझना शुरू करें। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ 2 ही बात बताऊँगी कि भले आपको फर्टिलिटी का इश्यू है या भले आपका ओव्यूलेशन का इश्यू है या पीरियड्स का इश्यू है और उसके लिए आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको तरह-तरह के मेडिसिन्स दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं और उसकी वजह से आपका फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ में ही आपको आपका डाइट और आपका ये जो न्यूट्रिशन है इसको सँभालना बहुत ही ज़रूरी है और ये सँभालने के लिए आपको 2 चीज़ें ही काम करेंगी। एक तो सबसे पहले आपको तो सप्लीमेंटेशन भी लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपका जो गट फ्लोरा है उसे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और तीसरी बात है कि आप जितना हो सके उतने फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और सैलड खाएंगे उतना ही वो आपको सिर्फ फर्टिलिटी के लिए ही नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प करेगा। तो इसके साथ ही मुझे ऐसे लगता है कि ये टॉपिक मैं यहाँ पे अभी इसको पूर्ण विराम देती हूँ। अगर आपकी कोई शंकाएँ हैं तो फिर आप पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक सवाल आया है कि कौन-सी एज में वी शुड चेक कि फर्टिलिटी बराबर है कि नहीं है कि तो कैसा है कि फर्टिलिटी का जो इश्यू आता है वो कब आता है कि जब शादी हो जाए और बच्चा होने की हमें संभावना अगर कम नज़र आती है यानी शादी के बाद अगर या फिर जब हमें बच्चा चाहिए उस वक्त के बाद में अगर 1 साल भर तक अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो फिर हम यूजुअली चेक करते हैं कि भाई फर्टिलिटी में क्या इशू है और इस टाइम पे हम फर्टिलिटी के लिए जब एग्जामिनेशन करते हैं तब हम हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही एग्जामिनेशन करते हैं। जिस हिसाब से अभी लेडीज़ में ये सब प्रॉब्लम नज़र आती हैं उसी तरह से जेंट्स में भी प्रॉब्लम नज़र आती है। जेंट्स में भी ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड प्रॉब्लम्स, उसके साथ में जो स्पर्म्स है उसका क्वालिटी और क्वांटिटी का ख़राब होना, उसके अंदर स्ट्रैंड्स आना जिसके अंदर स्पर्म्स जो हैं वो सब अग्लूटिनेट हो जाते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन होना या फिर उनका जो एमटीटी ऐसे है वो बहुत ही पुअर होना यानी उनके अंदर जो मोटिलिटी है वो और या फिर उनके अंदर ज़िंदा रहने की या फिर फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है बहुत ही कम आना, ये इतने सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है। तो इस वजह से हमें ये कहना है कि जैसे हम जो भी है, इंसान है, भले मेल हो या फीमेल हो, अगर हम में कोई दिक्कत आ रही है और अगर उसका जो बेस है, वो बहुत सारी चीज़ें भले ही हो, लेकिन वन ऑफ द बेस इज़ हमारा जो गट फ्लोरा है, हमारा न्यूट्रिशन है, जिसकी कमतरता।
तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये हमारे हाथ की चीज़ें हैं, इसको हम आराम से घर बैठे अपने तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें करना ये हमारा दायित्व बनता है। और एक सवाल आया है कि is there any way to understand more about the diet? It has been like 8 years now we are trying for the baby. हाँ, तो see, इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम अबाउट कंसेप्शन, तो सबसे पहले देखना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली दिक्कत क्या है। अगर इन्वेस्टिगेशंस में कोई प्रॉब्लम्स आता है, अगर हार्मोन्स में कुछ इम्बैलेंस आता है, तो उसे रेक्टिफाई कर देना चाहिए। लेकिन इसके साथ में ही अगर आप डाइट के बारे में पूछो, न्यूट्रिशन के बारे में पूछें, तो हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमारा एटलीस्ट 70% ऑफ द डाइट शुड बी involving the freshly cut vegetables and fruits and salads, like vegetarian diet, and 30% of the क्या बोलते हैं जो डाइट है, दैट कुड बी नॉन वेजिटेरियन डाइट, जिसके अंदर मिल्क हो गया, एग्स हो गया, या फिर फ्लैश हो गया। अगर आप प्योरली वेजिटेरियन हैं, तो आप वेजिटेरियन डाइट जितना हो सके उतना बढ़ा सकते हैं, और जो भी प्रोटीन्स हैं और उनकी जो कमतरताएं हैं वो वेजिटेरियन डाइट से मिल सकती हैं। उसके लिए बहुत सारे मटेरियल है इंटरनेट पे, आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 70% डाइट वेजिटेरियन होना ही चाहिए। और इस हिसाब से अगर हम लेने चाहिए तो डाइट जो है ये दोनों की करेगा, और हस्बैंड के लिए भी काम करेगा और वाइफ के लिए भी काम करेगा। इस हिसाब से अगर दोनों ही इस विषय में ऐसा डिसाइड करके अपना खुद का एक एक्सरसाइज प्लान बना ले, एक डाइट प्लान बना ले, और जिस हिसाब से हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं उस हिसाब से कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि साल में कम से कम 2 बार डीवर्मिंग कर लेना ज़रूरी है। डीवर्मिंग करने का मतलब ये है कि भाई हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे होता है कि कुछ-कुछ अब हमारे आँखों से नज़र आते हैं, और कोई-कोई जो है वो नज़र नहीं आते हैं, ऐसे वर्म्स होते हैं। और ये जो वर्म्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन को ऐसे जम के पकड़ लेते हैं, और वहाँ पे वो कंटिन्यूअसली उनकी कॉलोनीज़ बनाते हैं, और वहाँ से वो हमारा जो ब्लड है उसको चूस लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि भले हम कितनी भी प्रोटीन से डाइट ले या फिर न्यूट्रिशन से भरे डाइट ले, लेकिन एक जगह से हमारा एक कांस्टेंट लीक जैसे एक चलता रहता है। तो हमें ये जो वर्म्स हैं इनको मारने के लिए डीवर्मिंग जो है वो कर लेना चाहिए। तो साल में 2 बार तो हमें कम से कम डीवर्मिंग का कोर्स कर लेना चाहिए, और इसके साथ में हमें प्रोबायोटिक ले लेना चाहिए। अभी प्रोबायोटिक हमको नेचुरली जो फर्मेंटेड फूड है, जैसे कि दही है, छाछ है, उसमें से भी मिल जाता है। प्रोबायोटिक जो है वो बाकी के जो चीज़ें रहती है जिसके अंदर फर्मेंटेशन होता है, जैसे कि इडली है या फिर डोसा है जिसके अंदर फर्मेंटेशन ज़रूरी होता है, ये बहुत ही बढ़िया रहते हैं, जिसके अंदर हमें नेचुरली हमें फ्लोरा मिल जाता है। एट द सेम टाइम हमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी फ्लोरा मिल जाता है। तो हमें प्रोबायोटिक लेना, हमारा गट फ्लोरा सुधारना, न्यूट्रिशन से भरा हुआ डाइट लेना, और डीवर्मिंग करके लेना, ये चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी मेजॉरिटी दिक्कतें कम आ जाएगी। और फिर जो बाकी बचा है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसको रेक्टिफाई करना है या फिर जो है उसे सुधारना है, तो ये अपने आप आपके डॉक्टर्स आपको सलाह जिस हिसाब से देंगे उस हिसाब से आपको कंटिन्यू करना है। इसी के साथ ही ये सेशन अभी हम खत्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।